भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व क्रिकेट को कई महान और बेमिसाल खिलाड़ी दिए हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और काबिलियत के दम पर कामयाबी की अपनी एक नई दास्तान लिखी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और युवा भारतीय खिलाड़ी है जो लगातार अपने शानदार खेल की बदौलत इन महान सितारों की लिस्ट में अपनी एक अलग जगह बनाने की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा की, जिन्होंने काफी कम समय में ही अपनी रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत विश्व क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। तो चलिए आज बात करते हैं इस सितारे की जिंदगी के बारे में। रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1987 को भारत के महाराष्ट्र राज्य के एक शहर नागपुर में हुआ था। उनका पूरा नाम रोहित गुरुनाथ शर्मा है। उनके पिता गुरुनाथ शर्मा मुंबई में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में एक केयरटेकर थे और उनकी मां पूर्णिमा शर्मा एक हाउसवाइफ थी। रोहित का एक भाई भी है जिसका नाम विशाल शर्मा है। रोहित जब छोटे थे तब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनका पूरा परिवार एक कमरे के घर में रहा करता था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से रोहित के नाना नानी ने रोहित को अपने पास बुला लिया। रोहित ने अपना बचपन अपने नाना नानी और अंकल के यहाँ रहकर गुजारा। इस दौरान रोहित सप्ताह में एक बार अपने माता पिता से मिलने जरूर आते थे। रोहित को बचपन से ही क्रिकेट खेलना काफी पसंद था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से वो शुरुआत में क्रिकेट एकेडमी में न जाकर गली मोहल्लों के लड़कों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। रोहित का क्रिकेट की तरफ बढ़ते रुझान को देखते हुए उनके अंकल ने साल 1999 में उनको एक क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करा दी, जहां दिनेश लड उनके कोच थे। काफी कम लोगों को यह पता होगा कि रोहित शुरुआत में एक स्पिन बॉलर हुआ करते थे, लेकिन रोहित की बल्लेबाजी को देखने के बाद उनके कोच को लगा कि अगर रोहित की बल्लेबाजी में थोड़ा और ध्यान दिया जाए तो वो एक अच्छे बल्लेबाज बन सकते हैं। कोच के कहने पर रोहित ने अपनी बल्लेबाजी में ध्यान देना शुरू कर दिया और कुछ समय के बाद वो एक अच्छे बैट्समैन बन भी गए। इसके बाद उनके कोच दिनेश लड ने उन्हें स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल को ज्वाइन करने के लिए कहा। इसकी मुख्य वजह यह थी कि दिनेश लड उस स्कूल में बतौर कोच अपॉइंट किए गए थे और साथ ही उस स्कूल में क्रिकेट के लिए अच्छी फैसिलिटी भी मौजूद थी। लेकिन समस्या यह थी कि रोहित उस स्कूल के फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। यहां पर भी उनके कोच ने उनकी मदद की और क्रिकेट में उनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए रिवार्ड के तौर पर उन्हें 4 साल की स्कॉलरशिप दिलवाई। रोहित शुरुआत में नंबर 8 या नंबर 9 में बैटिंग करते थे, लेकिन इंटर स्कूल टूर्नामेंट के एक मैच के दौरान उनके कोच ने उन्हें ओपनिंग करने के लिए कहा। उस मैच में रोहित ने ओपनिंग करते हुए शानदार 140 रन बनाए। उस दिन के बाद से रोहित टीम में एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पर खेलने लगे। स्कूलिंग क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद रोहित ने साल 2005 में देवधर ट्रॉफी में वेस्ट जोन की तरफ से खेलते हुए अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की। नॉर्थ जोन के खिलाफ खेली गई उनके 123 गेंदों में 142 रनों की नाबाद पारी ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। इसी दौरान साल 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली 30 संभावित भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में भी रोहित को शामिल किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश रोहित फाइनल स्क्वाड में अपनी जगह नहीं बना सके। इसी साल जुलाई 2006 में उन्होंने इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए न्यूजीलैंड ए के खिलाफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। इंडिया ए यह मैच रोहित के 22 गेंदों में 57 रनों की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत 3 विकेट से जीतने में कामयाब रही। इसी साल रोहित ने मुंबई की तरफ से खेलते हुए रणजी ट्रॉफी में भी अपना डेब्यू किया। इसी सीजन में गुजरात के खिलाफ खेले गए 205 रनों की शानदार पारी की बदौलत रोहित एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने फाइनल में बंगाल के खिलाफ 57 रनों की एक और महत्वपूर्ण पारी खेली और मुंबई को उस सीजन का रणजी ट्रॉफी विनर बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट में किए गए उनके शानदार प्रदर्शन ने रोहित के नेशनल टीम में आने के रास्ते खोल दिए और साल 2007 में उन्हें आयरलैंड के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह भी दी गई। इस तरह 23 जून 2007 को उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ एक दिवसीय मैच में खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना कदम रखा, लेकिन उन्हें इस मैच में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। इसके बाद उन्हें साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में भी शामिल कर लिया गया, जहां उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बहुत ही अहम मुकाबले में 40 गेंदों में नाबाद 50 रनों की बहुमूल्य पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत ने यह मैच 37 रनों से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।
फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 17 गेंदों में 30 रनों की तेज पारी खेली और इस तरह अंत में भारत पाकिस्तान को हराकर पहली बार वर्ल्ड T20 चैंपियन बना। इसके बाद उन्हें दोबारा एक दिवसीय क्रिकेट खेलने का मौका दिया गया, जहां उन्होंने कुछ इक्का दुक्का बड़ी पारियां जरूर खेली, लेकिन वो पारियां भी टीम के जीत में काम ना आ सकी। लेकिन साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कॉमनवेल्थ सीरीज के पहले फाइनल में उन्होंने 66 रनों की उम्दा पारी खेली और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ 123 रनों की साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाने में अपना अहम योगदान दिया। इसके बाद उन्हें और भी कई सीरीज में मौके दिए गए, लेकिन वो इन सीरीज में अपनी काबिलियत के अनुसार परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसके बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया और उनकी जगह दूसरे खिलाड़ी जैसे विराट कोहली और सुरेश रैना को मौके दिए गए। टीम से ड्रॉप होने के बाद रोहित एक बार फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने लगे और साल 2009 में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में एक बार फिर गुजरात के खिलाफ खेलते हुए नाबाद 309 रन बना डाले। डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत वो एक बार फिर साल 2010 में भारतीय टीम का हिस्सा बने। इसी साल मई में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए 114 रनों की पारी खेली और एक दिवसीय क्रिकेट में अपना पहला शतक भी बना दिया। इसके अगले ही मैच में श्रीलंका के खिलाफ भी शतक लगाकर उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित भी कर दिखाया। लेकिन साल 2011 के शुरुआत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज में वो एक बार फिर बुरी तरह फ्लॉप रहे, जिसकी वजह से वो साल 2011 के वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए और उनकी जगह यूसुफ पठान को टीम में शामिल किया गया। इसके बाद साल 2011 के वेस्टइंडीज दौरे में कई सीनियर प्लेयर्स के एब्सेंस में उन्होंने एक दिवसीय सीरीज में खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया और पूरे टूर्नामेंट में 257 रन बनाकर टीम इंडिया के लिए सीरीज और अपने लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी जीता। इसी साल वेस्टइंडीज के खिलाफ ही घरेलू सीरीज में एक बार फिर उन्होंने अपने शानदार फॉर्म के सिलसिले को जारी रखते हुए टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रदर्शन किया और एक बार फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। इसके बाद रोहित की जगह एक दिवसीय टीम में पक्की हो गई। साल 2013 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान उन्हें कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर इस्तेमाल किया और शिखर धवन के साथ उनकी ओपनिंग जोड़ी बनाई गई। इस टूर्नामेंट के पहले ही मैच में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओपनिंग करते हुए 65 रनों की उम्दा पारी खेली और कप्तान के भरोसे को सही साबित भी किया। इसके बाद उनकी और शिखर धवन की एक परमानेंट ओपनिंग जोड़ी बन गई। इसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के अंतिम और महत्वपूर्ण मुकाबले में उन्होंने अपनी तूफानी पारी का एक और शानदार नमूना पेश किया और 12 चौकों और 16 छक्कों की मदद से 209 रन बनाकर एक बार फिर लाइमलाइट में आ गए। इसी साल नवंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए उनको टेस्ट टीम में भी शामिल कर लिया गया। उन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में ही 177 रनों की लाजवाब शतकीय पारी खेलकर दुनिया को यह बताया कि वो अब टेस्ट क्रिकेट में भी अपना जलवा दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके अगले टेस्ट में भी, जो कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का फेयरवेल मैच भी था, उसमें भी उन्होंने नाबाद 111 रनों की एक और शतकीय पारी खेली और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को उनके अंतिम टेस्ट मैच में शानदार जीत के साथ यादगार विदाई भी दी। वो अपने पहले टेस्ट मैच में ही मैन ऑफ द मैच और पहले टेस्ट सीरीज में ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतने में भी कामयाब रहे। इसके बाद रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार अपने प्रदर्शन के ग्राफ को ऊंचा करते चले गए। साल 2014 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ चौथे ओडीआई मैच में 264 रनों की पारी खेलकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। साल 2015 में उन्हें पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला। इस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अपने बल्ले से उपयोगी योगदान दिया, जिसकी मदद से भारतीय टीम सेमीफाइनल तक का सफर तय करने में कामयाब रही। इसी साल अक्टूबर में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए T20 क्रिकेट में भी शतक बना दिया। साल 2016 के शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी और एक बार फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। उनके रन बनाने का सिलसिला इसी तरह चलता रहा और इसी क्रम में दिसंबर 2017 के भारतीय दौरे पर आई श्रीलंका टीम के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय मैच में उन्होंने एक और दोहरा शतक बना दिया और 208 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर डाला। साल 2019 के वर्ल्ड कप में तो रोहित शर्मा पूरी तरह छाए रहे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ही मैच में उनके नाबाद 122 रनों की बदौलत भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में जीत के साथ शानदार शुरुआत की। तीसरे मैच में उनके सामने थी चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की टीम। रोहित ने इस मैच में अपने रफ्तार का दंभ भरने वाले पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए 140 रनों की एक और लाजवाब पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत ने यह मैच 89 रनों से जीतकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ विजयी अभियान को जारी रखा। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में एक के बाद एक कई शानदार पारियां खेली
और टूर्नामेंट में 5 शतक लगाकर एक और विश्व रिकॉर्ड बना दिया। उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम एक बार फिर सेमीफाइनल में पहुंची। वो इस वर्ल्ड कप में 648 रन बनाकर टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर बने और उन्हें गोल्डन बैट देकर भी सम्मानित किया गया। इसी साल अक्टूबर में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में भी अपना पहला दोहरा शतक बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित ने अपने बल्ले से तो कमाल दिखाया ही है, इसके अलावा उन्होंने आईपीएल में अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। उन्होंने इस फॉर्मेट में खेलते हुए न केवल बल्लेबाजी से बल्कि अपनी कप्तानी से भी सभी को प्रभावित किया है। उन्होंने अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम को 4 बार आईपीएल का विनर और 1 बार चैंपियंस लीग T20 का विजेता भी बनाया है। उन्होंने अभी तक के अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 32 टेस्ट मैचों में 46.54 की औसत से 6 शतकों और 10 अर्धशतकों की मदद से 2141 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 212 रन है। वहीं 224 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 49.27 की औसत से 29 शतकों और 43 अर्धशतकों की मदद से 9115 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 264 रन है। इसके अलावा उन्होंने 108 T20 मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 4 शतकों और 21 अर्धशतकों की मदद से 2773 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 118 रन है। उन्हें साल 2015 में भारतीय क्रिकेट में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने अर्जुना अवार्ड देकर भी सम्मानित किया। साल 2019 में एक दिवसीय क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए वो आईसीसी द्वारा ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुने गए। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2015 में रितिका सचदेव से विवाह किया है। रितिका रोहित से शादी करने से पहले पेशे से एक स्पोर्ट्स मैनेजर थी। रितिका को अपने इस प्रोफेशन के दौरान कई सारे स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज से भी मिलना होता था। इसी तरह रिबॉक स्पोर्ट्स शूज के एक एड इवेंट के दौरान रोहित की मुलाकात रितिका से हुई। उसके बाद उन दोनों में नजदीकियां बढ़ी और आगे चलकर वो एक दूसरे के ही हो गए। शादी के बाद रितिका रोहित को बतौर मैनेजर हेल्प करती है और साथ ही कई स्पोर्ट्स टूर पर रोहित को हौसला अफजाई के लिए साथ में भी जाती है। आपने कई बार उन्हें मैच के दौरान टीवी स्क्रीन पर रोहित को चीयर करते हुए भी देखा होगा। साल 2018 में रोहित एक प्यारी सी बेटी के पिता भी बने, जिनका नाम उन्होंने समायरा रखा है। रोहित शर्मा आज जिस मुकाम पर है उसमें वो MS धोनी का बहुत बड़ा हाथ मानते हैं। रोहित इस बारे में बात करते हुए कहते हैं कि धोनी भाई ने हर सिचुएशन में मेरा साथ दिया है। अगर उन्होंने मुझे ज्यादा मौके नहीं दिए होते तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता जहां मैं आज पहुंच पाया हूं। इसके अलावा मैंने उन्हें काफी खेलते हुए और कप्तानी करते हुए भी देखा है और इस दौरान मैंने उनसे हमेशा सीखने की कोशिश की है और काफी कुछ सीखा भी है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि रोहित अब तक के क्रिकेट इतिहास में सबसे विध्वंसक बल्लेबाजों में से एक है और अपनी तूफानी बल्लेबाजी की वजह से उनका निकनेम ही हिटमैन पड़ गया है। उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की, कई मुश्किलों से गुजरे और कई बार फेल भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और लगातार प्रयास करते रहे, जिसका नतीजा आज हम सबके सामने है और उन्हें तो अभी और आगे जाना है। तो दोस्तों, ये तो थी भारतीय टीम के बेहद ही खतरनाक बल्लेबाजों में से एक रोहित शर्मा की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।